बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर की जो रूलिंग थी उस हवाले से अस खुद नोटिस जो लिया था इतवार वाले रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बना और पिछले 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि दलाइल पेश किए जा रहे हैं दोनों जानब से। 2 रोज़ जो है वो अपोजिशन के वकला ने दलाइल पेश किए और आज जो है वहाँ पे अली ज़फ़र साहब और साथ ही साथ बाबर अबान साहब ने अपने दलाइल जो हैं यानी पीटीआई की जानब से वहाँ पे पेश किए और उनका जो फोकस था सारे का सारा वो आर्टिकल 69 के ऊपर था, जिसमें ये बताया गया है कि जो स्पीकर की रूलिंग है या पार्लियामान की जो कार्रवाई है वो किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आगे चल के वो आर्टिकल जो है उसको भी हम पढ़ लेंगे। साथ ही साथ स्पीकर ने अपोजिशन ऐसे कुछ नाम मांगे हैं पार्लिमानी कमेटी के हवाले से और वो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा रही है कायम मकाम वज़ीर आज़म के क़याम के लिए। इससे कबल जो है वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि हमने एक लेटर लिखा है अपोजिशन लीडर को, फॉर्मर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, जिसको उन्होंने डिनाई भी किया कि मुझे कोई राइटिंग में लेटर नहीं मिला। इसी तरह कायम मकाम वज़ीर आज़म के लिए फिर सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि विदिन 3 मंथ्स चूँकि असम्बली तहलील हो चुकी है तो आप तैयारी करें नए इलेक्शन की, जबकि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि अभी वो तैयार नहीं है इस हवाले से इलेक्शन के लिए। पंजाब असम्बली के अंदर भी सूरत हाल और पंजाब के अंदर भी वैसी ही है जैसे कि मरकज़ के अंदर एक हजानी कैफियत है, एक अदम इस्तेहकाम है। पूरी की पूरी कौम जो है वो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या फ़ैसला आने वाला है, और पंजाब के अंदर जो प्रोसेस एक होना था। और कल ही एडवोकेट जनरल जो हैं पंजाब के जनाब अहमद अवैस साहब ने ये कोर्ट को बताया था कि कल यानी 6 तारीख को असम्बली का इजलास जो है उसको बुलाया जाएगा। चूँकि स्पीकर ख़ुद जो है वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आला के लिए, लिहाजा डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने इस सारी कार्रवाई को होल्ड करना था। लेकिन आज बदकिस्मती से पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए हैं और उसके तमाम जो दरवाजे हैं उनके ऊपर बाड़ लगा दी गई है। और ये सारे का सारा किसी आमिर के दौर में नहीं हो रहा बल्कि एक जमहूरी दौर के अंदर ये हो रहा है, और इसको सो कॉल जमहूरियत कहना जो है वो दुरुस्त होगा। इस वक्त जो है वो आज आपको मालूम है कि फिर होटल के अंदर एक वहाँ पे असम्बली का इजलास जो है उसको अपोजिशन ने होल्ड किया और उसमें उनका मकसद वही है जो हमने कौमी असम्बली के अंदर देखा था कि एयाज सादिक साहब जो हैं वो बैठे थे और फिर अपना नंबर जो है उन्होंने वहाँ पे प्रूव किया कि हमारे पास ज़्यादा नंबर है। पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, फॉर्मर एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका भी। और जनाब कादर खान मंदोखेल साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपका भी। जमशेद साहब आपके से बात का आगाज़ कर लेते हैं। पहले ज़रा पंजाब के हवाले से काइंडली ये बता दें कि जो सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है, क्या पीटीआई ने यह डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पे अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनती है या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कामयाब नहीं होते तो वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल और ऐसा ही हिकमत अमली और इकदाम उठाना है जैसे कि मरकज़ कौमी असम्बली में हमने देखा? प्लीज़। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ अब इकदाम उठाने वाली तो बात रही नहीं। इसमें तो यू कैन से कि सियासत में गंद पड़ गया है कि लोगों ने मैंडेट कहाँ से लिया हुआ है। सुबह कहीं होते हैं, दोपहर को कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, पता नहीं चल रहा। किसी भी तरह की एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन बन गई है और हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। यू कैन से कि पार्टीज़ या गवर्नेंस या यू कैन से कि गवर्नमेंट वो हर चीज़ ही आप स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन में या हैंगओवर हो गई एक चीज़। सो मैं समझता हूँ कि इसमें सब इसमें जिम्मेदारी किसकी है ज़्यादा, मतलब आप लोगों की है या अपोजिशन की है?
देखें, दो इसमें पहली जो जिम्मेदारी आती है वो तो अमेरिका की आती है माशाल्लाह। वहाँ हम बैठ के समझते हैं कि आज भी दुनिया को उसकी मर्जी के मुताबिक गवर्न होना चाहिए। 8,000 मील दूर जो लोग जो मुल्क आज़ाद हैं, 23 करोड़ के मुल्क हैं, वो भी उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, उसकी लाठी के मुताबिक हंकाए जाएं और जो किसी को कह दे वही हो जाए। वहाँ से शुरू नहीं, होता है, फिर लेकिन आगे जमशेद साहब, ये जो ताले लगाना है असम्बलियों को, डू यू थिंक कि ये कोई ऐसा इकदाम है? बिकॉज अभी तो जाहिर है बुज़दार साहब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो उनके पास है ना। जी, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली आपने पूछा कि जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ जिम्मेदारी शुरू तो वहाँ से हुई है। उसके बाद आ गया सहूलतकारी के जहाँ पे दो दो वो एक डर्टी चीज़ें हुई इसमें। एक गैर मुल्की हाथ का कह रहे हैं कि जो हमें एक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाता है। दूसरा इसमें पैसे का जो इस्तेमाल है। ये दो चीज़ें जहाँ आ जाए, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो तरीके अदम एतमाद है, ये 2 महीने बाद भी हो सकती थी, 2 महीने पहले भी हो सकती थी। जब आपकी टाइमिंग ऐसी कोइंसाइड किया तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीछे हट जाना चाहिए था इस वक्त इससे। और ये इसको पहले कर लेते या बाद में कर लेते, कोई इशू नहीं था। ये एक आइनी प्रोसेस है, आइनी प्रोसेस करने पे किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी गैर मुल्की ताकत की बुनियाद पे हो तो ये बड़ा ही सीरियस इशू है, ये बड़ा ही सीरियस इशू है और बड़ा वरीसम है फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल नेशन। और दूसरा जो इसमें जिस पैसे का इस्तेमाल, जिस तरह ना बिकने वालों को शर्म आई, ना बेचने वाले, ना खरीदने वालों को आई, किसी को भी उसमें नहीं शर्मिंदा नहीं हुए और सारे ही धड़ल्ले पे क्या डंके की चोट पे कह रहे हैं। बिकने वाले ठीक है, यानी पैसे का इस्तेमाल, जाहिर है कि मैंडेट अगर आप लेकर आए हैं एक पार्टी का तो इसका नहीं होना चाहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या किसी भी हाउस के ऊपर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो लोगों के वोट से जो मेंबरान आए हैं, ये तो बात की बात है ना, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है वन समबडी इज गोइंग टू क्रॉस द फ्लोर, फिर आपके ऊपर वो सेक्शन जो है उसको आप लागू कर देते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, लिहाजा इसका सारा केस जो है ईसीपी को भेज दें। लेकिन हुकूमत बैठ के अगर सारे फैसले खुद ही करे, खुद ही अदालत बन जाए, खुद ही जो है मदई बन जाए, खुद ही जो है डिफेंस बन जाए, तो फिर असम्बली को ताले लगाना जो है, डू यू थिंक कि ये कोई सही रवायत कायम की जा रही है इस मुल्क के अंदर? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि इस सारे प्रोसेस में शुरू से लेके आखिर तक कहीं भी यू कैन से कि कोई जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स में लोग नहीं रह रहे, जो आइन और कानून के अंदर नहीं रह रहे। लेकिन जब वहाँ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पे पता नहीं चलता कि किसने कहाँ तक चलें अब आप अपनी जवाब दे दें, मेरा ख्याल है, क्योंकि बाकी अपोजिशन तो है वो बैठी हुई है, उनका जवाब तो वो दे देते। एनी आओ मंदोखेल, सॉरी जन साहब, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि पंजाब के अंदर, बिकॉज देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंटर एज वेल, पंजाब चूंकि इस वक्त बहुत गर्म हुआ है वहाँ पे होटल के अंदर, यहाँ पे तो फिर नेशनल असम्बली में चूंकि लोग बैठे हुए थे तो इजलास यहाँ पे उन्होंने गैर रस्मी कर लिया, लेकिन अब होटल के अंदर ये इजलास का होना और असम्बली को ताले लगाना, ये कोई आमरीयत का दौर तो है नहीं, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चल रही थी। प्लीज या देखें वहीद, जिन मुल्कों में जमहूरियत है ना या डेमोक्रेटिक सिस्टम्स चल रहे हैं, वहाँ ट्रेडिशंस यही होती हैं कि मुल्क के अंदर एक ठहराव रहे, एक अच्छी एनवायरनमेंट हो जिसमें इकानमी फ्लरिश करे, इन्वेस्टर्स आए, मुल्क की बैनुल अक़वामी साख बेहतर हो, और ये सारी कौम की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है या जो इत्तेहादी उनके साथ होते हैं, उनकी होती है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर एक तो जो मोस्ट अलार्मिंग है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं, यानी एक्यूट इम्बैलेंस फाइनेंशियल ऐसा आ रहा है कि आप उसको यानी शडर होते हैं जब आप देखते हैं कि $32 बिलियन आपने अगले 6 महीनों में करना है, IMF वाले ये कह रहे हैं कि आप तो अनसर्टनिटी है वगैरह वगैरह। इन एडिशन टू दैट आप देखें कि सर्कुलर डेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर कंपार्टमेंटेशन एंड पोलराइजेशन, किस हद तक पॉलिटिकली हम आपस में अभी ऐसी ये पार्टियां लगी हैं जैसे हक व बातिल की लड़ाई हो रही है। तो हम सब प्राइम मिनिस्टर तो यही बात करते हैं कि हक और बातिल की ही लड़ाई हो रही है जी। अब देखिए ये अफसोसनाक है, खुदा की कसम मैं कहता हूं, वो कहते हैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की लड़ाई जो है ना, उसके दरमियान आपने एक फैसला करना है। ब्लैक चैप्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में रकम हो रहा है। लेकिन अगर तो हम फ्लरिश कर रहे होते हैं ना, इकानमी बेटर होती है और हम इसको बर्दाश्त कर सकते, तो फिर तो बंदा थोड़ा यू टर्न है ब्लाइंड आई कि यार वक्त गुजरेगा, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप इतने स्लाइड बैक कर रहे हैं और ये पोलराइजेशन
पॉलिटिकल लेवल पे है जहां हक व बातिल की लड़ाई प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है, फिर मीडिया के लेवल पे है। आप देखें कई चैनल्स जो हैं बिल्कुल यानी इंतहाई ढिठाई के साथ एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट को बिल्कुल उस तरह जाते हैं और हंसते You're भी हैं, right. मजाक भी You're right. जैसे। और तीसरा जो इशू है वो नीचे बिजनेस यानी आपकी सोसाइटी के अंदर भी है, लेकिन घरों तक लोगों के फैमिलीज के अंदर ये मसाइल है। तो आई थिंक ये गलत बात है। लाहौर में ये ताले लगाने वगाने वाली बात ठीक नहीं है। आपके पास आईन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और जब आपने एक चीफ मिनिस्टर चुनना है और आपके पास नहीं है नंबर पूरे, तो उसको इलेक्ट होने दें। आप कल तक एक और पार्टी पार में आएगी और आप अगर वो कॉर्नर होगी किसी तरीके से, लेट से नून है या पीपीपी है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो हो जाएगी। तो क्या स्पीकर जो है वो बैठ के यही कहेगा कि नहीं आप आगे नहीं आ सकते? और ये तो अभी और जन साहब आपको ये भी बता दूं कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि दफा 144 पूरे पंजाब में और 15 दिन के लिए रेंजर्स को भी तैनात कर दिए गया है। सो वेयर वी आर मूविंग। तो देखे ना आप, ये देखिए कि बाहर इसकी क्या खबर जाएगी। अभी फौरी तौर पे आपकी डिवैल्यूएशन कितनी तेजी से हो रही है। ये देखिए बाई गॉड, ये आप यू ऐसे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। ये देखिए सियासत में कोई पार्टी एक आती है, फिर वो चली जाती है, दूसरी आती है, कभी आप एमएनए बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, नहीं बनते हैं, ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुल्क हमें अजीज है और जितना जुल्म अभी इस मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ और स्पेशली क़यादत के जो हठधर्मी और एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस कि मैं न मानूं, मेरे ख्याल में उनकी अपनी सफों में भी बहुत लोग इसीलिए बिखर गए हैं। वरना ये कभी नहीं हुआ कि हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ पार्टी जो है ऐसे टूट के गिर रही है। जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका से साजिश से ये टूटी है। मैं आपकी तरफ आता हूं जज साहब मतोखेल साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या पंजाब के अंदर, एक तो ये कि क्या किसी भी असम्बली को इस तरह से ताले लगाए जा सकते हैं जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस है सूबे का। दूसरा, वहां पे सुनने में ये आ रहा है कि अभी तो खैर गवर्नर राज जो है उसको भी लगाने की बात की जा रही है और सेंटर की तरह वहां की असम्बली को भी तहलील किया जा सकता है। देखिए एक चीज ये बताओ, मैं एक वाकया आपको सुना दो। हमारे आबाई इलाके ज़ोब में एक तंजीम है, वो पंजाब के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे। तो उस जमाने में जब स्टूडेंट टूर पे गए और हर जगह स्टेशन एक होता था, लाहौर में कई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म है, तो वो बंदे दो गलत प्लेटफार्म पे खड़े थे और ट्रेन किसी और प्लेटफार्म से चले गए। तो किसी ने पूछा 2 दिन बाद जब वो गांव पहुंचे, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला पंजाब ने साजिश की हमारे साथ। यानी के 2 लोंडे वो कह रहे पंजाब ने हमारे साथ साजिश की है। उनकी ज़हन इस तरह बनाया गया है कि हर चीज यहाँ पंजाब करता है। यहाँ भी इनकी अपनी नाइली वगैरह कोई नहीं, अमेरिका ने साजिश किया है। और भाई जब अमेरिका से आप आए थे तो उस वक्त तो आपने हज से किए, लोग आपको आर पहना रहे थे और आपने कश्मीर का सौदा कर दिया ट्रम्प के साथ और मोदी के हवाले कर दिया। और फिर ये पंजाबी असम्बली के ताले भी मेरे ख्याल में अमेरिकन सफीर ने लगाए होंगे, यूके नाट से है, ठीक है, वो भी लगाएंगे। और फिर उसको भी छोड़िए, मैं चौथा दिन है सुप्रीम कोर्ट में उसी केस में नेशनल असम्बली वाले में मौजूद रहता हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बाकायदा यकीन दहानी कल परसों कराई है कि हम प्रॉमन तरीके से असम्बली के इजलास कराएंगे। जो भी तरीका है वो इजलास आज होना था, कल शाम को नोटिफिकेशन जारी होगा कि उनके रंग रोगन हो रहा है, ये 16 को होगा। फिर जब एडवोकेट जनरल ने उसको बता दिए डिप्टी स्पीकर को कि बाबा इसमें तुम फंसोगे, तो उसने रात में दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ठीक है इजलास 7:30 बजे होगा। और जब वो आज कोर्ट में पेश हुआ, नून लीग के वकील तारड़ साहब थे, उन्होंने बता दिया कि भाई अल्लाह अल्लाह करके इजलास दोबारा बुला लिया। तो पंजाब हुकूमत के जो वकील थे, मुझे इसका नाम नहीं आता, उसने बोला ये जाली है। आप यू कैन नॉट से, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पंजाब का सरकारी वकील पंजाब के असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लेटर को जाली कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, ब्रोकलाड का शिकार हिंगा, फिर ये कहता है अमेरिका का साजिश है। आपने जिन लोगों को टिकट दिए वो आपसे बागी हो गए, तो इसमें तो आपकी नाइली साबित हो रही है, क्योंकि आपको जिसने 70 करोड़ दिए उसको आपने टिकट दिए। क्या बलूचिस्तान में आपने नहीं कहा कि सेनेट का टिकट जो है वो 70 करोड़ में जा रहा है? फिर एक ठेकेदार को आपने ढूंढ लिया, उसको आपने 70 करोड़ दे के अपना टिकट में लंबी बात हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप इतनी चीज कर रहे हो, हमने कौमी असम्बली में 177 लोगों को पेश किया बगैर आपके बागी लोगों के। आपके
तो जो मौजूद थे तो 197 हो गए थे। तो मेरे भाई थोड़ा अपनी गिरबान में भी देख ले, थोड़ा अपने न्यायालय पे, थोड़ा महंगाई पे, थोड़ा खर्चा पॉलिसी पे, थोड़ा सीपे के, थोड़ा अपनी बदतमीजियों पे जो मीडिया पे आप लोग करते हैं, आपके चेयरमैन करते हैं, उस पे गौर कर ले। लोग आपसे बेजार है, लोग आपसे। हमने बिलावल भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया कि इस्तीफा दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत खत्म करने के लिए मैं आ रहा हूँ। कैसा दुम दबा के बैगा। जब असेंबली के अंदर सारी प्रोसीडिंग आर्टिकल 95 की मुकम्मल हो गई और आखिरी दिन देखा 197 लोग मौजूद है, तो असेंबली ही तोड़ दिया। ओ भाई, क्योंकि यही शख्स है जो जमहूरियत की बातें कर रहा था, यही शख्स है जो और फिर जब आप पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ के आप बनी गाला में ले जाके आप उसको दुपट्टा पहनाते थे, उस वक्त तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी के विकेट गिरा दिए। आपके आधे से ज्यादा काबीना तो पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद है। और फिर वही लोग जब वापस अपने घर आते हैं तो आप कहते हैं लोटे हैं। तो जरा अपनी बयानी पे ख्याल रखें, उस वक्त लोटे नहीं थे, उस वक्त विकेट थी। आज जब आपको छोड़ कर जा रहे हैं तो वो लोटे हो गए। लेकिन बकावले आपके अगर आप लोटे कहते हो, मैं तो उसको बाज़मीर लोग कहता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत से जांच। लेकिन उसके अलावा हमारे 177 पूरे हैं, हम 172 की दरकार थी, 177 है। यानी पीटीआई के लोगों के बगैर भी 177 जो थे वो उस दिन, जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक होनी थी, और जाहिर है कि जिस जल्दी में, जिस बुखलाहट में डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी साहब ने ये किया, क्योंकि हम सब वहाँ पे मौजूद थे इस असम्बली के अंदर, तो वो तो जाहिर हो रहा था कि इट वाज ऑल फिक्स्ड काइंड ऑफ अ मैच, जो कुछ हुकूमत ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। इजाज़त दीजिएगा जी, एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे नाज़रीन लेते हैं। वापस आके हम, बड़ा अहम नुक्ता है 69 का आर्टिकल का, जिसको यानी जो पीटीआई की जो वकला हैं वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके अंदर लिखा भी है कि जो असेंबली की प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट यानी मजलिस शुरू की जो प्रोसीडिंग है, वो किसी भी कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस अभी जारी है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये जिस आर्टिकल के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है 69 का, कि जो भी प्रोसीडिंग स्पीकर रूलिंग देंगे, और यही इन क्वेश्चन है इस वक्त आला अदलिया के बेंच के सामने, कि जो रूलिंग है स्पीकर की, क्या उनको चैलेंज किया जा सकता है या कि नहीं। सो आप काइंडली मुझे ये बता दें कि जिस हेस्ट में, जिस जल्दी में ये सारा कुछ किया गया, एक तरफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो रही है और दूसरी तरफ वजीर आजम जो है वो सदर साहब को सजेस्ट कर रहे हैं लिख के कि आप असेंबली को तोड़ दें। सो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ, चूंकि आप लोगों के पास नंबर था नहीं पूरा, तो एक प्लान था कि हमने करना क्या है। प्लीज। देखिए, इसमें दो इसमें होते। एक तो ये था कि चूंकि जो तहरीक अदम एतमाद है, इट वाज फर्म मोटिवेटेड, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरवेंशन। और ये मैं सिंपल ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, ये आपकी सिक्योरिटी कमेटी कह रही है, अपने जो आपकी हाईएस्ट आपकी कैबिनेट कह रही है। ये जो इस चीज़ को तो किसी भी तरह टारगेट किया नहीं जा सकता, किसी भी आज़ाद मुल्क में, किसी भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री में इसे टारगेट किया नहीं जा सकता। वही वजह थी इसको, यू कैन से, कि इसको कैंसिल करने की या रिजेक्ट करने की, मुस्तरद करने की। लेकिन साथ ही जो हेस्ट आप बात कर रहे हैं, हेस्ट इंपॉर्टेंट थी, कि अगर कोई ये समझे कि शायद हम अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, तो वो एक नेगेटिव बात थी। हमने एज अर्ली एज पॉसिबल हमने अपनी असम्बली को तोड़ने की जो एडवाइस भेजी प्राइम मिनिस्टर ने, उसका मतलब ये था कि हमें ये नहीं है इशू हमारा कि हम कोई इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। हम बेसिकली चाहते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म रहना है, तो वो पब्लिक की मर्जी से रहेगा, यहाँ के वोटर की मर्जी से रहेगा, वो किसी अमेरिका में बैठे हुए अहमक की मर्जी से नहीं रहेगा, ठीक है, और ना उसकी मर्जी से जाएगा। देखिए, दो तीन चीजें हैं चीमा साहब। एक तो ये है कि ये हाउस जो है, पहली बात तो यह है कि अब कोई कमीशन की बात की जा रही है कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। आपने जजमेंट पहले दे दी, आपने अदालत या कोई भी कोर्ट या कोई भी इंक्वायरी जो है उसको बाद में तश्कील करने की बात की। सो दिस ऑल्सो शोज के इसके अंदर कोई मैलाफाइडी आपका कोई वो था जी। दूसरी, काइंडली सुन लेना प्लीज। दूसरा ये है कि अगर आप समझते थे कि इलेक्शन कराने हैं तो अदम एतमाद से पहले आप फिर इलेक्शन में चले जाते ना। जब आपको पता था कि शेख साहब जो हैं वो अपना सेनेट का
वो हार गए थे तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ना लेते। आप कहते जी चूंकि मुझे ऐसे लगता है कि असेंबली के अंदर लोग मेरे साथ नहीं है, मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूं। आपने उस वक्त इलेक्शन में गए जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की अंडर आर्टिकल 95 जो है वो तहरीक आई हुई है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस किए जा रहे हैं। देखिए, आप बहुत ही इररेलेवेंट चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब शेख साहब इलेक्शन हार गए तो उस वक्त हमारी ड्यूटी थी कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते, हमने लिया। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिल गया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है? ये बड़ी अजीब बात है आपकी, ये कि आप कह रहे हैं कि जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आपको शक था ना कि आपके लोग बिके हैं वहां पे, आपको नहीं पता था उस वक्त बिके हैं? भाई साहब बात करने दे, प्लीज बात करने ना, ऐसे ना करें ना आप। अच्छा जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जब हमने 20 वोटों से जीत लिया कि हमें शक पड़ा तो शक को दूर कर लिया, हमने शक को दूर किया, 20 वोटों की लीड से हमने जीत लिया। तो आपको जब पता है कि असेंबली में आपके कितने वोट हैं और अपोजिशन के कितने, ये तो एक ट्रांसपेरेंट किस्म की चीज है ना। आपके वोट, आपकी पार्टी के वोटों के बगैर गिलानी साहब सेनेटर नहीं बन सकते थे, ये बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है। ये तो एक आम बच्चा भी काउंटिंग करेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो वो उस वक्त के आपके लोगों ने फ्रॉड क्रॉस नहीं किया था। मैं अगर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग के पूछूं कि सर मैं बात करने की इजाजत है तो दे देंगे इजाजत, या मैं चला जाऊं? प्लीज प्लीज सर बात करने की इजाजत है ना प्लीज। आप तो कटारे में खड़ा कर लेते हैं जैसे मैं कुछ शागिर्द हूं आपका और आप उस्ताद हैं मेरे और आपने मुझे गाइड करना है। प्लीज मददकारी की तरह आपने छड़ी पकड़ी है, प्लीज मुझे बात करने दें, ऐसे ना करें मेरे साथ। तो बात यह है कि अगर आपकी लॉजिक मैं पहले जवाब दूं, अगर मेरे कोई वोटर जिन्होंने मेरे नाम पे वोट लिया, मेरी पार्टी का वोट लिया हुआ है, वो डिफाई कर जाएं, चोरी कर जाएं, पैसे ले जाएं, ठीक है, और फिर मैं चला जाऊं लेने पे, आप पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो मुझे वोट दे दें, तो मैं आपकी मर्जी की वजह से, आपको चूंकि अच्छा लगता है तो या आपको शायद कोई बेहतर लगता है तो मैं इसलिए रिजाइन कर जाऊं। भाई मैंने तो वोट ले लिया है, 20 वोटों से मैं जीत गया, आप मुझे बार बार कह रहे हैं मैं रिजाइन कर जाता, मैं आपको वोट देता। उसके बाद अगली बात जो है, मुझे बात करने देना प्लीज। अगली बात जो है कि जब आप कह रहे हैं अभी राइट नाउ जब हमें पता लगा कि ये फॉरेन मोटिवेटेड है तो हमने तोड़ दिया। अब लेकिन यहाँ पे गंद इतना पड़ गया कि यहाँ पैसे आ गए, यहाँ फॉरेन कुव्वतें आ गई। अब यहाँ पे जो आप कह ले जो नैरेटिव है, नैरेटिव बिल्कुल अपोजिट हो गया कि जी किसने रहना है यहाँ पे, अमेरिका की मर्जी वालों ने रहना है या अवाम की मर्जी वालों ने रहना है। अब अवाम में जाना जरूरी था, अवाम में हम चले गए। अवाम में जब चले गए तो मैं समझता हूं अब वे फॉरवर्ड है ही एक। इस मुल्क में 23 करोड़ लोग कानूनी जंग की बुनियाद पे नहीं हुकूमत कर सकते ना। हम हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो या नाकाम हो, ये मियां शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई बंदा अब इस मुल्क में हुकूमत 2 महीने से ज्यादा नहीं कर सकता। आपको अगले इलेक्शन में जाना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड हुई है, वही फैसला है, वही सियासी फैसला होगा, उसी से स्टेबिलिटी आनी है। बट दिस इज व्हाट यू नो, देखे अब फिर आप नाराज होंगे, ये पीटीआई के किसी एक फर्द का यानी डिसीजन नहीं है कि वो कहे जी कि जो कुछ मैं कहूंगा इस मुल्क में वैसे ये मुल्क चलेगा। आइन भी मैं जैसे कहूंगा वैसे चलेगा, स्पीकर जैसे मैं कहूंगा वैसे चलेगा, अपोजिशन जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगी, ईसीपी जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगी, पंजाब जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट इन डेमोक्रेसीज। प्लीज मैं इसमें ये कह रहा हूं कि देखें, एक तो ये कि सब जुडिस है, फैसला जो अदालत ने कहना है उस तरह होना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैं कहूंगा वैसे चलेगा, स्टेबिलिटी तब आएगी। और माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब भी इस तरह का इशू बन गया है तो आगे इलेक्शन ही हुए हैं, वे फॉरवर्ड वही बना है। इसके हमारे पास 2, 3, 4 केसेस हैं। जब पहले जुनेजो साहब की असेंबली टूटी उस वक्त भी इसी तरह का फैसला हुआ। उसके बाद जब 58(2)B मियां साहब की और अपना गुलाम इसाक खान साहब की हुई, उस वक्त भी इसी तरह का फैसला हुआ। जब भी जब तक इस मुल्क में 58(2)B रही है, स्टिल आई रिमेंबर जो आप जुनेजो साहब की बात कर रही हैं, जुनेजो साहब से नहीं पूछा गया था, ज़ियाउल हक मरहूम ने पूछा नहीं था कि मैं आपकी असेंबली तोड़ूं या नहीं। इसी तरह 2 दफा जो है वो गुलाम इसाक खान मरहूम ने किया, फिर लगारी साहब मरहूम ने किया। ये उस वक्त होता था जब 58(2)B जो का एक वो जो तलवार थी ना वो लटक रही थी। मैं आपकी तरफ फिर आता हूं। जन साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है पीटीआई ने, जैसे फरमा रहे हैं चीमा साहब जी कि हम ये चाहते हैं कि फ्रेश मैंडेट लें, सो जो प्रोसेस चल रहा था उसको रोक के आप डायरेक्टली फ्रेश मैंडेट में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव अ सफिशिएंट नंबर। या देखिए, अभी ये जो सूरत हाल थी ना, ये फ्रेश मैंडेट की तरफ ही जा रही थी कि हमारी जो पार्टियां हैं वो नो कॉन्फिडेंस उन्होंने, बिकॉज दे वर श्योर
कि इनके अंदर बहुत से हिस्से बखरे हो रहे हैं और इत्तेहादी जो पहले इनके साथ मिली हुई थी जिसकी वजह से हुकूमत बन रही थी वो भी डबल माइंडेड हैं और वो आते ही तो लो कॉन्फिडेंस कामयाब होता ना। अपोजिशन के तो नंबर पूरे होते तो वो हुकूमत में होते, आने ही इनके इत्तेहादी थे या इनके अगर लोग अपनी सीटें कुर्बान करके नो कॉन्फिडेंस में हुकूमत के खिलाफ वोट दे के आते तो वो आते। इसके बाद क्या होना था, इसके बाद दोबारा कोशिश यही थी कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन उसमें दो और चीजें थी। पहली बात ये थी कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स होनी थी और उससे भी ज्यादा अहम बात थी कि ये जो बहुत बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हुए जिसमें एक खातून अभी दुबई भी भाग गई है, तो ये इनकी गिरफ्त होनी थी सब लोगों की। उस गिरफ्त से डरते हुए और बचने के लिए आपने देखा कि ये फौरी तौर पे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया गया और फौरी तौर पे इसको कोई बंदा तहरीक इंसाफ को या कोई आप देखें जुडिशियल एक्सपर्ट ले ले, लीगल एक्सपर्ट, कोई बंदा भी डिफेंड नहीं कर सकता है ये जिस तरीके से बुलडोज हो रहा है। और दूसरा ये कि हम जो कुछ स्पीकर कहता है उसको ओवर स्पीकर जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड रूलिंग्स हैं वो फाइनल होती हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बिगर फ्रेमवर्क है अगर वो किसी तरीके से उसके फंडामेंटल से आप डेविएट करेंगे तो वो फौरी तौर पे उसको विरोधी की टोकरी में। अभी हाल ही में इंडिया में 2015 में आप देखें कि एक बना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और उसके ऊपर उन्होंने अपने आइन में 99th अमेंडमेंट की, वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना किया और उठा के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी तरह जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मसला था तो फहमीदा मिर्जा स्पीकर थी, इन्होंने अपने तौर पे कंडोम करके उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की, लेकिन वो उधर गया कोर्ट के अंदर और उनको पनिशमेंट होगी चले गए। 20 केसेस हैं सिंध के, बलूचिस्तान के जो है। पॉइंट ये है कि क्या हम इतने सिविलाइज नहीं है कि हमें पता ना हो कि रूल्स और प्रोसीजर्स क्या है। जब आप ये देखते हैं अगर इनके नंबर पूरे होते और अगर अपोजिशन अपने नो कॉन्फिडेंस के लिए 172 से ज्यादा फिगर या 172 ना कर सकती तो ये करा देते। ये सारा बदनीयती के ऊपर है, ये मैलाफाइडी है, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है, दिस इज डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट टू टेल यू। मतलब इस तरह मुल्क चल नहीं सकते, अदरवाइज अगली हुकूमत आएगी और उससे अगर आप ये तवक्को करें कि वो भी बुलडोज करे। अभी आप देखिए पंजाब में तो ताले लगे हुए हैं, दफा 44 लग रहे हैं, ये सारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं और इसी तरह यहाँ का ये जो सिस्टम है इसको चलने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की नीयत अपने तौर पे जो भी होगी, लेकिन ऑनेस्टली उनके एडवाइजर्स जो हैं वो उनको सुइसाइडल डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। अभी अगर वो आने देते ना, अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं, इत्तेहादी उनसे मिल गए हैं, उनकी अपनी पार्टी के मेंबरों के बगैर भी उनके पूरे हैं, तो कहते बिस्मिल्लाह आप आए हुकूमत बनाएं। अभी आगे मसाइल इतने हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपकी इन्फ्लेशन है, आपकी पेमेंट्स हैं, आपकी बहुत सारी चीजें इंटरनली आपने ठीक करनी है। अपोजिशन बड़ा अनफॉर्चुनेटली जन साहब, हमें लगता तो ऐसे है कि हमारी जितनी भी यानी एलीट है इस मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट में रही है पास, यानी जब से ये पाकिस्तान का कायदे आज़म के बाद जो है जो हुकूमतों में आए, मुल्क के साथ तो रेयरली कोई एक दो बंदे होंगे जो सिंसियर होंगे जिन्होंने कोई मुल्क के लिए कुछ करना। ये सारे के सारे तो लगता है ऐसे है कि ये मछली मंडी बनी हुई है और हर बंदा इक़्तिदार के पीछे भाग रहा है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है। बाकी ये कितना अनफॉर्चुनेट है, जो चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा है। हमजा शहबाज साहब ने एक वो जो इलामती एक इजलास बुलाया था बेसिकली, तो वो अपना नंबर बताना चाह रहे थे। 200 से ज्यादा मेंबरान उनके साथ है। अगर इजाजत हो जन साहब तो मैं मंदोखेल साहब से भी पूछ लूं कि मंदोखेल साहब, अब पीटीआई जो है वो ये कहना चाह रही है कि आप तो इलेक्शन चाह रहे थे और बिलावल साहब का आपने तस्करा भी किया कि मार्च की उन्होंने कराची से इस्लामाबाद तक, और उन्होंने यही कहा कि एक फ्रेश मैंडेट होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। तो जब अब इलेक्शन की तरफ मुल्क जा ही रहा है तो फिर उसकी अपोजिशन करने की क्या जरूरत है? देखिए वही हुसैन साहब, बिलावल साहब ने खूब कहा था कि ये अपना विकेट पूरा उखाड़ के ले गया कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। जमहूरी तकाजा तो ये है कि इसी आर्टिकल 95 के तहत बलूचिस्तान में 2 मरतबा हुकूमत बदली है। एक अभी 2 महीने पहले जाम कमाल साहब की और उससे पहले पिछले टर्नओवर में सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में है। तो बात यह है कि हम कौन सी गैर जमहूरी काम कर रहे हैं।
जब हमने सारे जो प्रोसीडिंग्स थी आर्टिकल 95 की, वो सारी चीजें आज कोर्ट में जज साहिबान ये पूछ रहे थे कि आप मुझे बताओ, अगर आपकी नीयत सही थी, आपने पूरा प्रोसीडिंग आपने बकायदा तहरीक पेश की है, तहरीक में अक्सरियत आ गई, वो पास हो गई, हेयरिंग पे चला गया, हेयरिंग के बाद वोटिंग पे चला गया, और जब आखिरी दिन आपको याद है इमरान याजी साहब ने अपने मेम्बरान से जब खिताब किए, जो ऑफिशियल इनकी अनाउंसमेंट थी वो 140 बताया था, जबकि हमारी जराए बता रहे कि 129 129 थे। और उसी दिन सेम हमारे 205 मेंबरान हमारे साथी, इनके बागी अरकान समेत, हमने बागी को कभी भी हमने शो करने की कोशिश नहीं की, जो वो राब्ते कर रहे थे तो हमने वेलकम किए। इसमें कौन सी गलत बात है? मैं दोबारा रिपीट करता तो हूं, ये जो नोटों के और कहते हैं जी डॉलरों के बॉक्सेस चलते रहे हैं, ये कहां पे चले गए हैं सारे? ये पैसा कहते हैं जी सिंध हाउस में चलता रहा, सिंध गवर्नमेंट का पैसा था, कोई पता नहीं बाहर से भी आता रहा। सुन तो सही। जी एक चीज ये बताओ कि मैं दोबारा मिसाल देता हूं कि जब आप यही लोग उठा के और दुपट्टा पहनाते थे बनी गाला में, तो उस वक्त तो विकेट थी। आज वो अगर वापस अपनी पार्टी में आ रहा है तो वो फिर गद्दार हो गए, वो फिर लोटे हो गए। लेकिन सवाल ये कि हमने इनको अलावा जो बकावले आपके आप लोटे कहते हो, उनके अलावा हमारे 177 पूरे हैं, आपके इत्यादि सारे आपके साथ छोड़ गए। क्या उनको भी अमेरिका ने बोला? क्या आपके जो, अच्छा फिर आप इतनी दलेर हो, इतने गैरतमंद हो, अमेरिका के खिलाफ आपने आवाज बुलंद किए, मोदी के साथ आप अमेरिका से आ गए, आपने कहा मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सच है। और फिर आपने जब एतम एतमाद की बात की, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि ने एतम एतमाद लाया जो एचिक करता था। लेकिन फिर जब पंडा आ गए, सियासी पंडा गले तक, और पूरा प्रोसीडिंग मुकम्मल हो गया, जब देखा हाउस के अंदर 177 तो सिर्फ अपोजिशन बैठे हुए, बाकी अरकान के अलावा उस समेत 197 है। तो आपने बगैर एजेंडे के, आज कोर्ट ने सवाल भी किया इनके वकील से, बगैर एजेंडे का आपने डायरेक्ट एक इशू उठा लिया अमेरिका का। और फिर इतनी आप खुदार और गैरतमंद हो, तो जब आसिफ अली जरदारी साहब ने गैस पाइपलाइन ईरान के साथ साइन किया था, आपने तो पिछले 4 साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। इतनी आप गैरतमंद हो, खुदार हो, तो जिस अमेरिका ने आपको 7 तारीख को धमकी दी बकौल उस जाली खत का, जाली पीर ने जो बनाया था, उसके बाद आपने 22-23 को अमेरिकन वफ्द को वेलकम किया। और फिर इतनी आप गैरतमंद हो, इतनी आप खुदार हो, तो फिर आप अमेरिकन सफीर को यहां से चलता करते, अपने सफीर को बुला लेते। और फिर इतनी आप अक्लमंद हो, तो आपको इसको कौमी असम्बली में इनके सेशन पेश करना चाहिए। हम आपका साथ देता अगर किसी मुल्क के धमकी दिए। और फिर उसके अलावा सलामती कमेटी के सामने रखना चाहिए। आपने 20 दिन जाया करके, यानी 7 तारीख की खत को आपने 27 तारीख को जलसा आम में वास्कट से निकाला। पहले वो खत था, खत से मरासला बन गया। मरासला क्या था? खुद इनकी जो असद मजीद सफीर है, जो शाह महमूद कुरैशी के अंडर है, उनके अंदर एक झूठा मरासला बनाया, और उस झूठे मरासले से उन्हें अपने फेस सेविंग करने की कोशिश की। अब चीमा सा फरमा रहे हुकूमत नहीं चलेगी। ओ भाई, आप कौन होते हुए हुकूमत चलाने के लिए? जब हमारी अक्सरियत है, हमें हुकूमत आप हवाले कर दे, हम चलाए नहीं चलाए, आप कौन होते हैं मशवरा करने वाला? और फिर आपने जो धांधली का ईवीएम सिस्टम बनाया, सबसे पहले उसको हम डिमोलिश करेंगे। और फिर उसके अलावा आपके यहाँ जो फरा ने जो गड़ी 3.5 करोड़ पे बेची है। मंदोखिल साहब इजाजत हो, मैं क्विकली वो ले लूं, ब्रेक ले लूं, और कमीशन के हवाले से बात करेंगे और अमेरिकन इंटरफेरेंस, बिकॉज जो बुनियाद बनी है आज मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की, माशी तबाही की, उस तक पहुंचना निहायत ही जरूरी होगा। वो जिम्मेदार हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो रियासत है, वो किस तरह से इस मसले को डील करेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीमा साहब, मुझे कमीशन के हवाले से बता दें कि कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि अभी पीटीआई की क़यादत जो है वो कमीशन फॉर्मेशन की बात कर रही है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। जो काम सबसे पहले करना था उसको सारा कुछ यानी मिलिया मेट करके अब करने का, डू यू थिंक कि कोई फायदा होगा? देखिए, इसमें अपना वैसे थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना। मैं चूंकि जो कम्युनिकेशन है पार्टी की, उसमें पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की टीम है जी सर, जी प्लीज। तो हमारी शुरू से बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इस बात को हाईलाइट ना करें, अमेरिका के नाम को या इस धमकी को उस लेवल तक हम हाईलाइट ना करें, चीज़ें सेटल हो जाएं। और हमारे यू कैन से कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है कोई रिलेशनशिप खराब होने की तो वो ना आए। आपको पता है कि इंडिया आज भी रशिया से तेल ले रहा है, सालाना 20 मिलियन बैरल तेल लेते थे, और अभी पिछले 3 महीने में उन्होंने 18 मिलियन ले लिया है, और अमेरिका उनको रोक नहीं सका।
हमारा दिल कर हमें 35% सस्ता तेल दे रहे हैं, वो हमें 35% सस्ता तेल दे रहे हैं रशियन, हम ले नहीं रहे। हमें यू कैन से कि गंदम सस्ती दे रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई $300 से नीचे, आजकल को $390 रेट है उसका। हम ले नहीं रहे कि हमारे तल्लुकात अमेरिका से ख़राब ना हो, ये हुकूमत ने इस हद तक कोशिश की है। सो बेसिकली हम इस लेटर को या इसको इस लेवल पे हाईलाइट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बेसिकली अपोजिशन की बदनीति ये थी कि जब 7 तारीख को आया, उससे मोटिवेट होकर इन्होंने या उनके कहने पे इन्होंने तरीके अदमत जमा करा दी। उसके बाद फिर जब हमने कहा कि ये इशू है, इसमें मोटिवेटेड है, तो उन्होंने कहा जी हाथ जाली है, हाथ ये हमें दिखाएं, ये पार्लियामेंट में लेके आएँ, ये अपोजिशन को दिखाएं ये जाली है। वो फिर चला गया सिक्योरिटी कमेटी में चला गया, फिर अपोजिशन को हमने इनवाइट किया, वहां तक आ गए, सहाफियों को दिखाना पड़ा। फिर अल्टीमेटली अब इन्होंने कहा जी अभी भी जाली कह रहे हैं, अभी भी देखें आपके पास मंदोखेल सब यही बात कर रहे थे कि जाली है ये। अच्छा, एक जाली खत लिखा, खुद बैठ के लिखा, वजारत खजाना में लिखा, मेरी बीबी भी ये कह रही थी। सो बेसिकली हम अब चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी उस हद तक हो जब चीजें सामने आ गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई तो अब चीजें कंक्लूड हो जानी चाहिए। ये एक बड़ा सीरियस इल्जाम है, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है कि ये इस मुल्क के जो कस्टोडियन है, इस मुल्क के जो मालिक हैं, इस मुल्क की किस्मत के मालिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो अगर अमेरिका के कहने पे थोड़े से पैसे लेके इस मुल्क में रजीम चेंज कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि अपने मुल्क के लोगों की किस्मत आपने किसी के हवाले कर दिया है। तो जितने पैसे ये 30-40 अरब रुपया, इतने का तो ब्लू एरिया में 2 प्लाट मिलते हैं कमर्शियल। तो अगर 2 प्लाटों की कीमत का ये मुल्क है पूरा, तो इतने में बेचा जा सकता है, ये रजीम चेंज हो सकती है, तो इससे ज्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है? लिहाजा इसको वन टाइम ठीक हो गया आपका टाइम हमारे पास कम। जन साहब, आप प्लीज काइंडली इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने मुल्क से गद्दारी या किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो बहुत सी बड़ी ट्रीजन है। और उसका लेकिन ये है कि जिन लोगों पे चार्ज लगता है, उसकी बड़ी सबसे पहले तो जो आपको इन्फॉर्म करता है वो मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस में शामिल होती है, वो लोग पिकअप करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, फिर वो लोग उनका ट्रायल करते हैं, इसके बाद अदालतों में केसेस जाते हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं और सबसे ऊंचे खंभे पे उनको लटकाना चाहिए और लटकाया जाता है। ये यहाँ कैसे कि एक इल्जाम लगा, आप असेंबली में सारे ऑनरेबल रुकन बैठे हैं और एक डिप्टी स्पीकर जो ऑलरेडी नायल हुआ है और वो उसके ऑर्डर पे वहां बैठा है, वो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर बन के तो कहता है नहीं हो सकता क्योंकि आप सारे जो है गद्दार है, और निकल जाते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट वाले भी उनसे पूछ रहे हैं। तो इसलिए मेरे तो ख्याल के अंदर ये देखें, जो पूरी दुनिया में हमारे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर है ना, वो हर रोज कॉन्फिडेंशियल टेलीग्राम्स भेजते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आती हैं, मैं वहां रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हम देखते थे, और वो कॉन्फिडेंशियल होती है। देखिए, होता ये है कि उसमें जो हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है उसके अपने तासुरात होते हैं, मैं फलां से मिला, यहाँ ये हो रहा है, असेसमेंट रिपोर्ट्स, जी हाँ, असेसमेंट रिपोर्ट्स होते हैं सारी, और वो बातें बाहर नहीं आती, और वो करके तो आप उसके ऊपर देखते हैं, कईयों पे कान रखते हैं, कईयों पे नहीं रखते। आप ये देखें कि जब ये न्यूक्लियर का इशू आया तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पर्सनली टेलीफोन करके कहा नवाज शरीफ को कि ना करे वरना आप मुश्किल में होंगे। उन्होंने कहा, उनका जी $5 बिलियन हम आपको देते हैं, 6 बिलियन। उन्होंने कहा नो वी विल डू। इससे बड़ी थ्रेट क्या हो सकती थी? बट इवन देन हमने सफर भी किया इकोनॉमिकली, बट वी कंटिन्यू। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके एम्बेसडर का एक लेटर है जो फॉरेन ऑफिस में आके उसकी लोक पलक भी आपने ठीक की, और वो सियासी नौयत का उसको बना के और फिर आपने लड़ा के कहा ये खत आया, तो पहला इंप्रेशन तो यही था कि यार वो रिटर्न थ्रेट किसी ने दे दिया हमारे मुल्क को। हम सारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं, हम बहुत बड़े गद्दार होंगे अगर अपने मुल्क की अनाब, बका, सोवरेनिटी के ऊपर कभी भी कम। ठीक है जन साहब, बिल्कुल सही है जी। मंदोखेल साहब, कमीशन के हवाले से देखिए, कमीशन से पहले हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, इनका ये कहना है कि 7 तारीख को खत आया, 8 को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया है। इनको थोड़ा सा दोबारा याद दिलाओ, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, 3 महीने के बाद बिलावल भुट्टो साहब का ये नारा था कि पंजाब की हुकूमत 7 सीटों पे, वफाक 4 पे खड़ी है, आइए अदम एतमाद। नून लीग के दोस्त राजी नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब 27 फरवरी का हमारा लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च शुरू हो रहा था, उससे 2 महीने पहले हमने ये प्लान किया था, चलो 2 महीने भी छोड़ दो, 4 साल भी छोड़ दो, 27 फरवरी और 7 मार्च में तो फर्क है ना, गेप है। तो हमने तो पहले का, और हर स्टेशन पे बिलावल साहब ये कहते थे कि भाई इस्तीफा दो, नहीं तो मैं आ रहा हूं अदम एतमाद तहरीक। और एन अदम एतमाद कमिटमेंट के मुताबिक हमने 9 तारीख को डी चौक में ऐलान किया। नंबर 1 बात।
दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे हैं कि कमीशन की और ये सारी चीज, वो बाबा मुझे एक बात बता दो, आपने हुकूमत पूरा लात मार के और वो करे, हमने तो पहले कहा उठा के देख ले आसिफ अली जरदारी साहब का वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है असेंबली में, कि इस हुकूमत को हम नहीं गिराएंगे, खुद गिरेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गया, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की जाले, हमने एक अलम बुलंद किया था, हमने इस शख्स को जो कहता था अगला भी 5 साल मेरे, और भाई तो आपका यही पूरा कि आप भाग गए मैदान छोड़ के। बातें 2 न्याजी पाकिस्तान में बड़े मशहूर हो के तारीख में, एक अबीबुल्ला न्याजी, एक इमरान न्याजी, तारीख में इनका नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब और कादर खान बंदुखेल साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।